कोई आपसे यह कहे कि भ्रष्टाचार की आंच पर पकी हुई रोटी का स्वाद लेकर कोई सियासत का सिरमौर बनता है। कोई आपसे यह कहे कि काले कोयले की कीमत से किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तय होता है। कोई आपसे यह कहे कि कोयले की खदान से निकला नाम प्रदेश का राजनीतिक भविष्य तय करता है, तो आपको सहसा यकीन नहीं होगा। लेकिन जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं और सुनाने जा रहे हैं, सुनने के बाद और देखने के बाद आपको यकीन भी होगा और आश्चर्य भी। जी हां, कौशलेंद्र प्रियदर्शी नाम है हमारा। आप देख रहे हैं न्यूज वेल्ट का खास शो नेताजी। दो 2012 में जब अनुराग कश्यप की चर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पर्दे पर आई, तो कोयला नगरी धनबाद की वर्चस्व की लड़ाई, खून खराबा और माफिया राज दुनिया ने देखा। लेकिन दोस्तों, गैंग्स ऑफ वासेपुर धनबाद की पूरी कहानी नहीं है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सियासत की गैंग्स ऑफ वासेपुर की वो दास्तान जिस पर शायद अनुराग कश्यप की नजर नहीं गई। यह कहानी है धनबाद के जड़ में पनपने वाली भूख, भय, भ्रष्टाचार और राजनीतिक गिद्धों की। वरिष्ठ लेखिका स्वर्गीय रमनिका गुप्ता ने अपनी आत्मकथा आप हुदरी में धनबाद को जिस नजरों से देखा है, वह हैरान कर देने वाली है, रूह कपा देने वाली है। वह लिखती हैं, मजदूरों और मालिकों की नगरी है धनबाद। गरीबी और अमीरी की मापदंड तोड़ती माफिया और पहलवानों के भय को भोगती है धनबाद। भ्रष्टाचार के बटखरे पर सबसे भारी उतरने वाली नगरी है धनबाद। राजनीति की बड़ी बड़ी हस्तियों का आकर्षण केंद्र है धनबाद। सरकारों को बदलने, उलटने, पलटने, मुख्यमंत्रियों के बनने, बनाने और हटाने की मंत्रणाओं का गढ़ है धनबाद। रमनिका गुप्ता बताती हैं कि धनबाद सिर्फ कोयला खदान नहीं था, यह पैसे जुटाने का एक अजस्त्र स्रोत था जो सीधे बिहार की राजधानी पटना को नियंत्रित करता था। इस शहर में गॉडफादर भी जबरदस्त थे। सबसे बड़े गॉडफादर थे मजदूर नेता बीपी सिन्हा। वह सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस इंटक से संबद्ध कोलियरी मजदूर संघ के यूनियन के अध्यक्ष थे। सिन्हा की ताकत थोड़ा देखिए, जहां सारी नौकरशाही उनके दरबार में तावेदारी करती थी। कोयला उद्योग एशिया में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग था, जहां लाखों मजदूर थे। इन सबको साधने वाले नेता थे बीपी सिन्हा। नेता और अफसर अक्सर इनके तलवे चाटते थे। ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, सबके पैरवीकार यही गॉडफादर थे। रात की पार्टियां और कोयले का धंधा, महंगी शराब, रात में चलती गुप्त मीटिंग्स, मालिक और अफसर एक साथ, समझिए थोड़ा क्या माजरा है। ये गॉडफादर मजदूरों और उनके छोटे बड़े नेताओं को अपनी जागीर मानते थे। इनका धंधा सीधा था, मालिकों का नुकसान न हो, मजदूरों को भी कुछ टुकड़े मिलते रहें, और इस तिकड़ी नेता, अफसर, दलाल की गरीबी पर ये खुद दिन प्रतिदिन अमीर से अमीर होते रहे। रमनिका गुप्ता लिखती हैं कि कोई भी नया अफसर आता, खासकर श्रम विभाग का, उसे बीपी सिन्हा के यहाँ हाजिरी देनी होती थी। उनके यहाँ आयोजित रात्रि भोज और शराब पार्टियों में जाकर आगे की राजनीतिक स्ट्रेटजी या यूनियन की कार्यनीति सभी तो इन्हीं के यहां से तय होती थी। इन पार्टियों में कोलियरी मालिक भी शामिल होते थे, यानी मजदूरों का शोषण और मालिकों की तिजोरियों का भरना सब इन्हीं रात की पार्टियों में तय हो जाता था। बीपी सिन्हा के यहां जब पटना से नेता आते थे, वहीं कोलियरियों के मालिक व ठेकेदार, जिनमें ज्यादातर यूनियन के लीडर ही होते थे, जमा हो जाते थे। तय राशि पटना से आए नेताओं को दे दी जाती थी।
कुछ सिन्हा साहब भी रख लेते थे अपने छुटभैये में बांटने के लिए, और बाकी अपने या अपने खास लोगों के लिए। यह धनबाद एक ऐसा अजस्त्र स्रोत था जहां से बहने वाला पैसा सीधे पटना की कुर्सी को सींचता था। इस पूरे खेल में एक और खिलाड़ी था। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने धनबाद में हिंद मजदूर सभा HMS से संबद्ध यूनियन का गठन किया था। बाद में बीपी सिन्हा उनसे अलग होकर इंटेक से संबद्ध अपनी यूनियन बना ली। ट्रेड यूनियन की यह राजनीति जो शुरू में मजदूरों के हक के लिए जेपी ने शुरू की थी, धीरे धीरे सत्ता, पैसे और गुटबाजी का अखाड़ा बन गई थी। बीपी सिन्हा और उनके विरोधियों इमामुल हई खान, जिसकी यूनियन HMS से संबंध थी, के दबदबे में मजदूरों का शोषण ही सबसे बड़ा हकीकत बना। धनबाद में इंटेक में ही दो खेमे थे जिनमें प्रायः हिंसक संघर्ष भी हो जाया करते थे। हत्या तो आम बात थी। इंटेक चूंकि कांग्रेस से संबद्ध थी, इसलिए सत्ता में उसका सीधा दखल था। यहां लड़ाई दो चीजों की थी, पटना किसके हाथ में रहे, मालिक किसका आदेश माने। जहां तक मजदूरों के हक का सवाल था, यह इंटेक के लिए खास मायने नहीं रखता था। मालिक ही मजदूरों का चंदा और यूनियन की सदस्यता काटकर दफ्तर में भिजवा देता था। ज्यादातर नेता और सरकारी अफसर बीपी सिन्हा के प्रति वफादार थे। बस जो साहब बीपी सिन्हा, जी हां, बीपी सिन्हा ने एग्रीमेंट कर दिया, वह मजदूर से लेकर मालिक, ठेकेदार, अफसर और सरकारी श्रम मशीनरी को मंजूर करना पड़ता था। बड़े बड़े लठैत यूनियन के कार्यकर्ता थे। जो मजदूर बोलता पिट जाता था, नौकरी से बर्खास्त हो जाता। इंटेक के भीतर भी एक ईमानदार खेमा था। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राम नारायण शर्मा, जो लोकसभा सदस्य भी चुने जा चुके थे, बीपी सिन्हा के विरोधी गुट में थे। राम नारायण शर्मा अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे और बीपी सिन्हा के गलत समझौतों का विरोध भी करते थे। कांति भाई और दास गुप्ता भी बीपी विरोधी थे, पर वो मुखर नहीं हो पाते थे। उन्होंने बाद में कोयला की फेडरेशन बनाकर खुद को फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया। वे ठेकेदारों को यूनियन में लाने के विरोधी थे। जहां सारा संगठन ही ठेकेदारों के हाथ में हो, तो वहां एक दो ईमानदार नेताओं की कौन परवाह करता। एक बार बीपी सिन्हा ने तो अपनी ताकत दिखाने के लिए वर्ल्ड कंपनी के एक बड़े अफसर प्राण प्रसाद को धनबाद से सांसद का चुनाव लड़वा दिया। उन्हें लोगों को साइकिल भी बांटनी पड़ी, लेकिन प्राण प्रसाद बुरी तरह पराजित हुए और उनकी जमानत जब्त हो गई। राम नारायण शर्मा ही अंततः चुनाव जीतते थे, यानी जनता में बीपी सिन्हा की नहीं चली। यह धनबाद सिर्फ माफिया का नहीं था, यह जातीय वर्चस्व और पहलवानों की ताकत का भी था। बड़े बड़े खदान मालिकों में मारवाड़ी, बोरा, चंचनी, अग्रवाल तो थे ही, लेकिन कुछ ठाकुर और भूमिहार भी थे, जो पहले ठेकेदारों के यहां पहलवानी करने आए थे। बाद में छोटी मोटी ठेकेदारियां लेकर मालिकों को डरा धमकाकर खुद ही मालिक बन बैठे। और यही लोग लेबर लीडर भी थे। शंकर दयाल सिंह, सत्यदेव सिंह, सूरजदेव सिंह, ये पहले पहलवान के रूप में ही बीपी सिन्हा की शरण में धनबाद आए थे। फिर ठेके लिए, बाद में खदानें हड़प कर मालिक बन गए। अंत में तो अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम करने के बाद ये सभी जातीय आधार पर भी बीपी सिन्हा के खिलाफ हो गए और अपने स्वतंत्र गुट बना लिए। जाति कहीं छोड़ती नहीं। इन सबके तार पटना से जुड़े थे। शंकर दयाल सिंह जैसे लोग तो न केवल जिला बोर्ड के अध्यक्ष थे, बल्कि बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन गए। उनके भाई सत्यदेव सिंह कोलियरियों के मालिक थे, यानी शंकर दयाल सिंह मालिक भी, मजदूर नेता भी और सरकार में मंत्री भी। वाह, यह थी धनबाद की असली पावर डायनेमिक्स। धनबाद में स्थानीय लोगों की बजाय बाहरी लोग ज्यादा थे, खासकर प्रबंधन में या ठेकेदारियों में। आरा, छपरा, बलिया, भोजपुर, दरभंगा और गया के लोग थे। मजदूरों को भी बाहर से लाया जाता था। मध्य प्रदेश के रायगढ़, बिलासपुर, उड़ीसा के गंजाम,
बंगाल के पुरुलिया और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। जो बिहार के पलामू, गया, भोजपुर, आरा, छपरा से मजदूर लाए जाते थे, वो मजदूर कम लठैत दोनों होते थे। अपने डिलडौल के कारण खासकर गोरखपुर और पलामू के लेबर मालिक के लिए लठैती भी करते थे। छोटा नागपुर के लोग यानी वर्तमान झारखंड के लोग प्रायः ठेकेदारियों में खटते थे। एक सगल था, धनबाद में सारे ठेकेदार अपने अपने पहलवान रखते थे, जिनका मकसद था इंटक विरोधी यूनियनों को उभरने न देना। वही इंटक, बीपी सिन्हा वाला। इंटक से संबद्ध यूनियनों में प्रायः ठेकेदार ही लीडर होते थे। केवी सहाय के बाद जब बिहार में संविद की सरकारें बननी शुरू हुई तो राजनीति में अस्थिरता आ गई। कांग्रेस की केंद्र सरकार, खासकर कोयला मंत्री मोहन कुमार मंगलम और इंदिरा गांधी दो बातों से बेहद विचलित थी। धनबाद का मनी पावर, कोयला क्षेत्र का केंद्र धनबाद, अपने पैसे के दम पर पटना की कांग्रेस सरकारों के मुख्यमंत्रियों को हटाने या बनाने में जबरदस्त दखल करता था। दूसरा, ऊर्जा संकट। देश के विकास के लिए बिजली और रेलों के विस्तार की सख्त जरूरत थी, जिसका एकमात्र स्रोत कोयला था। खदानों के विस्तार के लिए भारी पूंजी की जरूरत भी थी। सरकार ने कोलियरी मालिकों से खदानों के विस्तार के लिए पर्याप्त पूंजी लगाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी। यही नहीं, सरकार के पास यह रिपोर्ट थी कि कोलियरी मालिक उत्खनन अवैज्ञानिक ढंग से कर रहे थे। आज भी हो रहा है। वो कम पूंजी लगाकर ज्यादा मुनाफा पाने के लिए ऊपर की परतों से कोयला निकालकर नीचे की परतों को ओवरबर्डन मिट्टी से ढक देते थे। भूमिगत खदानों में आग लगने या पानी भर जाने से बचाने की बजाय उन्हें ढककर नया मुहाना खोल देते थे। भूगर्भ खदानों को बालू भरे बिना छोड़ा जा रहा था। आग बुझाने के लिए भी बालू केवल कागजों में ढोया जाता था। उसका परिणाम आज इतना भयंकर है कि आप भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अब ऐसे हालात में इंदिरा सरकार ने धनबाद के इस सरकार भंजक केंद्र को तोड़ दे और देश के विकास के लिए खदानों की सरकारीकरण का फैसला ले लिया। और इसी सरकारीकरण के फैसले ने BCCL को जन्म दिया। अब चूंकि स्टील कारखानों के लिए कोकिंग कोल की सख्त जरूरत थी, इसलिए सरकार ने सन 1970 में पहले केवल कोकिंग कोल वाली खदानों का ही सरकारीकरण किया। इसमें धनबाद की सारी और बंगाल की अधिकांश खदानें चली गई। इस प्रकार धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का जन्म हुआ। इंटक का नेतृत्व भौचक्का रह गया, क्योंकि उनकी सारी कमाई तो कोलियरी मालिकों से ही होती थी। सरकारीकरण के बाद एक नया भयानक भ्रष्टाचार शुरू हुआ। इंटक के जितने भी ठेकेदार या मजदूर लीडर थे, वे सब के सब रातों रात कोलियरियों के स्टाफ बन गए। सबके भाई भतीजे और लठैत पहलवान, मुंशी या मजदूर बन गए। असली मजदूर खदेड़े जाने लगे। अफसर, पुलिस और कोर्ट के जजों की मदद से नए नए लोग काम पाने लगे और पुराने लोग भगाए जाने लगे। नौकरी की इस भ्रष्ट मिली भगत में लाखों रुपयों के बारे न्यारे होने लगे। स्थानीय और असली मजदूर हक्के बक्के थे। उनकी आंखों के सामने उनकी नौकरियां लूटी जा रही थी और उनके अपने ही नेता उन्हें बेच रहे थे। AK राय, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो की तिकड़ी अब खूब काम करने लगी थी। बस एक दिन सब्र का बांध फूट गया, खासकर स्थानीय मजदूरों और किसानों का। मजदूर स्पष्ट रूप से दो खेमों में बट गया। बाहरी ठेकेदारों के लोग और स्थानीय मतलब देशज। ठेकेदारी के जमाने से ही AK राय की यूनियन धनबाद में अपने पांव पसार चुकी थी। AK राय पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन मजदूरों की दुर्दशा देखकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। AK राय की यूनियन जो CITU से संबद्ध थी, ठेकेदारी और सूदखोरी के विरुद्ध लड़ाई के साथ साथ लोकल की बहाली और विस्थापितों की लड़ाई भी लड़ रही थी। तीन बड़े नेता एकजुट हुए। AK राय इंजीनियर और मजदूर संगठनकर्ता, विनोद बिहारी महतो नामी वकील, शिबू सोरेन छोटा नागपुर के उभरते आदिवासी नेता,
जो अलग झारखंड की मांग कर रहे थे। सरकारीकरण के बाद इस तिकड़ी का संघर्ष लंबा चला, जिसके मुख्य नारे थे स्थानीय लोगों को नौकरी दो, विस्थापितों का पुनर्वास करो। रमनिका गुप्ता लिखती हैं कि धनबाद में एक गॉडफादर से कई गॉडफादर बने, आपस में लड़े, मारे गए और यह सब पटना में सत्ता के केंद्रों के बदलने से सीधे जुड़ा था। जब गॉडफादर आपस में लड़ लड़ कर कमजोर हो गए तो खुले मंच पर जनता के बीच ही एक दूसरे का गला पकड़ने लगे। एक बार तो कतरास में इंटक की एक बहुत बड़ी सभा में, जो शंकर दयाल सिंह ने बुलाई थी, मंच पर ही हाथापाई शुरू हो गई। मंच पर थे इंटक के अध्यक्ष बीपी सिन्हा, महासचिव बिंदेश्वरी दुबे और कार्यकारिणी के सदस्य सुरदेव सिंह। अब यहां देखिए सियासी दबदबा। सुरदेव सिंह ने मंच पर ही बीपी सिन्हा का गिरेबां पकड़कर उन्हें झकझोर दिया था। महासचिव बिंदेश्वरी दुबे तटस्थ बने बैठे रहे। रमनिका गुप्ता, जो खुद उस समय इंटक में थी, इस तिक्रम को ऐसे देखती हैं। दरअसल भूमिहार और राजपूत की लड़ाई में ब्राह्मणों की आदत है दूसरों को लड़ाकर अपने नेता बने रहना, कोई फैसला ही नहीं होने देना। रमनिका जी बताती हैं कि अपनी और दामोदर पांडे की लड़ाई में भी दुबे जी की चुप्पी कुछ न कुछ गुल खिलाने वाली थी, जबकि एकांत में मानते थे कि रमनिका ही सही है। उनका सीधा सवाल था, हम दोनों की लड़ाई में दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? आप खुद तो नेता बने रहते हैं पर हमारी लड़ाई का समाधान नहीं करते। अब यहां से धनबाद की धरती पर भूमिहार राजपूत समीकरण टूटना शुरू हो गया था। सुरदेव सिंह के द्वारा बीपी सिन्हा को अपमानित करने का असर यह हुआ कि इंटक का वर्षों से चला आ रहा भूमिहार और राजपूतों का मेल और संगठन उस दिन दो फाड़ हो गया। अपमान की खबर सुनकर रमनिका गुप्ता खुद लगभग 10,000 मजदूरों को लेकर हजारीबाग से धनबाद पहुंच गई, बीपी सिन्हा के समर्थन में। उन दिनों वह राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की उपाध्यक्ष थी। यहां जातीय समीकरण देखिए। विडंबना यह थी कि बीपी सिन्हा का विरोध राजपूतों से ज्यादा भूमिहार ही किया करते थे। बीपी सिन्हा राजपूत लठैतों के बल पर दूसरे भूमिहार नेतृत्व को पीछे धकेल देते थे और अकेले सत्ता सुख भोग रहे थे। जब बीपी सिन्हा ने ईमानदार भूमिहार नेता रामनारायण शर्मा को महासचिव पद से हटाकर एक ब्राह्मण बिंदेश्वरी दुबे को बैठाया तो उनका वर्षों पुराना राजपूत भूमिहार पिछड़ा समीकरण बिगड़ गया और बीपी सिन्हा यही से कमजोर होते चले गए। सूर्यदेव सिंह, जो बीपी सिन्हा को मंच पर अपमानित कर चुके थे, बाद में जनता पार्टी के विधायक बन गए। रमनिका गुप्ता ने कई बार बीपी सिन्हा को चेतावनी दी थी। उन्होंने कतरास में हुए एक इंटक कार्यकर्ता की हत्या पर प्रश्न उठाए थे, जिसमें सुरदेव सिंह का नाम आया था। रमनिका गुप्ता सिन्हा साहब की पत्नी डोरोथी के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से चिताया था। देखिए, यह सूर्यदेव सिंह आपके लिए खतरनाक साबित होगा। यह आपके लिए ही खतरा है, क्योंकि वह हत्यारा है। उससे स्वयं को बचा कर रखिए। लेकिन बीपी सिन्हा हंस दिया करते थे, क्योंकि उन दोनों सूरजदेव सिंह उनके यहां बहुत आता जाता था। हालांकि उनकी पत्नी डोरोथी, जो अंग्रेजी की अच्छी खासी कवियत्री थी, रमनिका से सहमत थी। राजनीति में दबाव और उपयोग का खेल भला किससे छिपा है? अंत में सुरदेव सिंह ने बीपी सिन्हा की हत्या भी करा दी। बीपी सिन्हा का जीवन असुरक्षित होने के कारण उन्होंने अपनी हत्या से कुछ पहले ही अपनी पत्नी और बेटे को अपने पुराने घर में आने की इजाजत दी थी, जहां वह दरबार लगाते थे। रमनिका गुप्ता, जिन्होंने 1960 से 1967-68 तक धनबाद की राजनीति में अपनी सक्रियता विकसित की, खुद को इस परिदृश्य का एक हिस्सा मानती है। वह स्पष्ट लिखती हैं, धनबाद में इन सब से जूझने के लिए जहां मेरी जिद ने साथ दिया, वहीं मैंने अपने समर्थकों का सहारा लेकर भी अपना साध्य साधा। मैंने उनके दुश्मनों का इस्तेमाल भी किया, जहां मैंने नेताओं का सहयोग लिया वहीं उनका उपयोग भी किया।
राजनीति में ऐसा होना आम बात है और रमनिका जी ने एक महिला लीडर के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान कायम करने की हिम्मत की, जो उस दौर के धनबाद में किसी हिमाकत से कम नहीं था। तो दोस्तों, यह थी धनबाद की वो कहानी जो एक गॉड फादर की हत्या और एक महिला लीडर के संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करती है। इस कहानी को सुनकर और जानकर आपको कैसा लगा? हम आपको यही फैक्ट बताना चाहते थे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर तो अनुराग कश्यप ने दिखाया था, लेकिन ये सियासत का गैंग्स ऑफ वासेपुर था जो सीधे बिहार की राजधानी को उस जमाने में नियंत्रित करता था। चलिए हम विदा लेते हैं, लेकिन मित्रों आपसे आग्रह है कि न्यूज़ बेल्ट को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग जरूर दें। सब्सक्राइब तो करें ही, साथ ही जो भी वीडियो आ रहा है उसको लाइक भी करें। हम आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।